बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पाकिस्तान की स्टैंड अप कॉमेडी का एक बड़ा नाम सैयद कुमैल हमारे दरमियान मौजूद हैं और मुझे बड़ा इश्तियाक था इनसे बात करने का। और बड़े ज़बरदस्त जो है अंदाज में अपनी तकारीर से लोगों को लुत्फ़ करते हैं। तो सबसे पहले तो कुमैल साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कुमैल साहब, इससे पहले कि हम आपकी जो है स्टैंड अप कॉमेडी पे जाएं, थोड़ा सा हम आपके बचपने पे चलते हैं, आपके एजुकेशन पे चलते हैं कि कहाँ से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की आपने और फिर उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी गए। हमने सुना है कि शायद इंजीनियरिंग की आपने। तो पूरा बताएं ये सफ़र कैसे रहा और कहाँ कहाँ कौन से मोड़ पे, किस स्कूल, किस कॉलेज और फिर किस यूनिवर्सिटी में। यार, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड टू बी डूइंग दिस। थोड़ा टाइम लग गया इसमें, बट आई एम ग्लैड टू बी हियर, सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और एजुकेशन वगैरह का यार इस तरीके से कि आई स्टार्टेड ऑफ बिल्कुल बचपन में तो एक होता था मुस्तफवी दीनियात सेंटर, अच्छा। जो मुझे अर्लीस्ट जो मुझे याद पड़ता है। उसके बाद आई वेंट टू हबीब पब्लिक स्कूल। तो हबीब पब्लिक स्कूल में मैं आई वाज देयर अंटिल द 9th ग्रेड, ओके। और मैट्रिक सिस्टम में था मैं। 9th ग्रेड के बाद आई शिफ्टेड टू जाफर पब्लिक स्कूल, जहाँ से मैंने अपना ओ लेवल्स कंप्लीट किया। और उस दौरान में मुझे एक ग्रेड रिपीट भी करना पड़ा था, और फिर ओ लेवल्स होता भी 11 साल का है। हम्म। तो मैं थोड़ा सा पीछे भी हो गया था अपने क्लासमेट से इन टर्म्स ऑफ टाइम। बट आई थिंक बड़ा एक वैल्यूबल किस्म का मूव था जो मेरे पेरेंट्स ने, मतलब दे हैड द विजन टू एग्जीक्यूट दैट। तो ओ लेवल्स वहां से कंप्लीट किया। आई फिनिश दैट इन 2006। और 2008 में मेरा नस्ट में एडमिशन हो गया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। सो आई डिड माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम देयर। और 2013 में आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। और फिर 2015 में मैंने आईबीए से अपना एमबीए स्टार्ट किया था। ओके। तो एमबीए में मेरा खत्म हो गया, लेकिन उसकी डिग्री फंसी हुई। दैट्स अनदर इशू। तो दैट्स बीन माय एजुकेशन सो फार। सही। इस पूरे अरसे में क्या आप शुरू से ही आपका रुझान था कि मैं मिसाल के तौर पे एक बच्चा होता है जो किरत कर रहा होता है या स्टेज पे जाने का एक शौक होता है, या ये कोई ऐसा मोड़ आया जिंदगी के अंदर कि फिर उसके बाद आपने कहा नहीं यार ये मैं कर सकता हूँ और फिर आप स्टेज पे गए? यार नहीं, बचपन से ही आई थिंक आई ऑलवेज बीन अ परफॉर्मर। स्टेज पे जाना जो है वो, आई थिंक वो एक शौक वाली भी बात नहीं है, रगों में है शायद। हाँ। आई ऑलवेज सीक आउट अपॉर्चुनिटीज टू परफॉर्म। और फिर हम्म। ये है कि मतलब लाइक जो अर्लीस्ट परफॉर्मेंस आप एक तरीके से कह लें, जिसके मुझे तो ग्लिम्पसेस याद है बिकॉज आई वाज क्वाइट, मतलब आई वाज 4 years ओल्ड देन। लेकिन 92 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, हम्म। तो उस वो जो गाना था ना वर्ल्ड कप का, द हम्म। वर्ल्ड इज कमिंग डाउन, तो वो हम्म। पूरा मुझे याद था। तो हाँ। मुझे तो खैर मतलब थोड़ी थोड़ी ग्लिम्पसेस ही याद है बिकॉज आई वाज लिटरली 4 years ओल्ड। लेकिन हमारे पड़ोस में जो है वो बहुत सारे लड़कों की एक फैमिली रहती थी, वो भाई खुशी के मारे उन्होंने मुझे मुझे पिक किया। और हमारा वो महल्ले में ना पार्क होता था, तो उसके हम्म। पिलर्स होते थे, उसके पिलर पे खड़े होके भाई मतलब आई सैंग द होल सॉन्ग एंड सब उस पे नाच रहे थे और सब खुश हो रहे थे। तो दैट्स प्रॉब्ली द अर्लीस्ट परफॉर्मिंग एक्सपीरियंस दैट आई एवर हैड। और फिर ये है कि मैं हबीब पब्लिक में था, तो हबीब पब्लिक में तो मतलब पढ़ाई पे तो फोकस अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इन चीजों पे फोकस होता है कि हम्म। ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरीके से की जाए। एंड यू आर ऑलवेज एनकरेज टू लाइक एक्सपेरिमेंट एंड टेक रिस्क्स एंड बी ऑन स्टेज एंड पुट योरसेल्फ ऑन द फोर फ्रंट, यू नो। तो तिलावत और नात वगैरह मैं शुरू से करता चला आ रहा हूँ। और साथ में यही बचपन से, क्योंकि नौहे शोहे पढ़ने का भी वो तो होता ही है बचपन से, प्लस थोड़ी म्यूजिकली इंक्लाइंड भी हूँ मैं। तो इस वजह से ये है कि पूरा हबीब पब्लिक का तो पूरा टाइम आई ऑलवेज प्रीटी मच बिन ऑन स्टेज। तो वो नात हो, नौहा हो, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस हो, और ये सारी चीजें तो सब कुछ मैं आई हैव लिटरली बीन डूइंग इट सिंस देन। तो सही सही। जो मोड़ वाली जो एक चीज है वो एक्चुअली थिएटर की तरफ आती है। है ना। कि व्हेन आई वाज इन जाफर पब्लिक स्कूल, तो उस टाइम पे हम एक्चुअली अर्लीस्ट तो 5th ग्रेड में हबीब पब्लिक में किया था। बट ये कि जाफर पब्लिक स्कूल में आई गॉट दिस बिग अपॉर्चुनिटी। तालीम बालिगा उसमें हो रहा था, तो मैं उसमें मौलवी साहब बना था, और बाकी आई वाज प्रीटी मच डायरेक्टिंग द होल प्ले एज वेल। तो वहां से फिर आई वेंट टू साउथ शोर। तो साउथ शोर में आई बिकेम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ड्रामेटिक सोसाइटी। और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के टाइम से तो प्रॉपर थिएटर वगैरह बाकायदा चल रहा था। एंड देन इट इवेंचुअली 2012 में इट एंडेड अप बिकमिंग लॉल वाले, जो कि एक इम्प्रोव ट्रूप है। और मतलब अब वही मतलब चलता रहता है। उसके बाद फिर हम्म। स्टैंड अप कॉमेडी में भी तो अब सारी चीजें ही बेसिकली चल रही हैं इससे।
सही से एक बड़े मजे की चीज जो मुझे अभी आपके उसमें नजर आई कि आपने इंटर बोर्ड या मैट्रिक बोर्ड वाले सिस्टम से निकल के ओ लेवल्स के अंदर कदम रखा था। मेरा भी कुछ तजुर्बा आसान बोर्ड से फिर इंटर बोर्ड में जाने का है। अच्छा। तो आवाम के लिए थोड़ा समझाएं, कोई फर्क होता है या क्या है? आप उसको बताएं, किस तरह दोनों सिस्टम्स को एक्सप्लेन करेंगे। यार मेजर डिफरेंस है, हम्म। बिकॉज मैट्रिक सिस्टम जो है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से ऑपरेट करता है। थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ आउटडेटेड एज वेल। लेकिन यह है कि जो मैट्रिक के जो एग्जामिनेशन होता है ना, एग्जामिनेशन के तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस है। कि हम्म। जो मैट्रिक इंटर वगैरह के होते हैं वो यूजुअली, बिकॉज पेपर्स वगैरह इस तरीके से सेट किए जाते हैं, तो वो इनहेरेंटली ऐसा बन चुका है कि मोस्टली उसमें थोड़ा सा रट्टे वाली अप्रोच आपकी चला करती है। जो कुछ लोगों को वो चीज सूट करती है, मेरे लिए जो है ये रट्टा मुझसे नहीं लगाया जाता, एंड आई एम वेरी बैड एट टेकिंग एग्जाम्स। हम्म। तो ये है कि मेरे पेरेंट्स जो है उस चीज को मतलब दे कुड ऑब्जर्व, पर्टिकुलरली माय मदर, बिकॉज शी इज अ टीचर हरसेल्फ। तो उन्होंने भी ये चीज ऑब्जर्व की थी कि भाई मतलब आई हैड अ वेरी शार्प मेमोरी। तो ये वाली चीज, और दूसरे जो एक कह लेंगे जो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स है ना, कि वो मतलब स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री हम्म। वगैरह टाइप की जो चीजें होती हैं, तो इसकी वजह से मैं आई एम वेरी वेरी मच इंक्लाइंड टुवर्ड्स द साइंसेस। हम्म। साइंसेस में भी, म्यूजिक में भी, जो जिस चीज में भी पैटर्न्स वगैरह आ जाते हैं, वो मतलब मेरा दिमाग इस तरीके से चलता है। जाहिर है मुझे तो इस चीज का अंदाजा नहीं था, क्योंकि मैं तो एग्जाम्स वगैरह में हम्म। फेल हुआ करता था। 45 बच्चों की क्लास में मेरा 27th रैंक होता था, इस तरीके से चला करता था। तो ये था कि माय पेरेंट्स ऑब्जर्व दिस कि भाई मतलब आई एम केपेबल ऑफ मच मोर, सो आई नीड अ मोर चैलेंजिंग प्लेस। तो उन्होंने जब ओ लेवल में मेरा ट्रांसफर कराया, तो ओ लेवल्स में ये था कि एक तो ये कि एग्जाम का पैटर्न ही बिल्कुल अलग है, तरीका बिल्कुल अलग बिल्कुल। है। हम्म। और आप कॉन्सेप्ट्स पे, मतलब ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स पे, और आपका दिमाग किस तरीके से चलता है, रादर हम्म। देन जस्ट हैविंग एन एग्जाम फॉर एन एग्जाम सेक। तो ये बेसिकली मेजर डिफरेंस है ओ लेवल और मैट्रिक में। ऑल्दो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं एक की बुराई और दूसरे की तारीफ कर रहा हूँ, बस ये है कि मुझे ये चीज सूट करती थी। ऑन द अदर हम्म। हैंड देयर आर आल्सो पीपल जो ओ लेवल्स कर रहे होते हैं और उसमें इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते, एंड देन दे स्विच टू मैट्रिक एंड इंटर, और वो बड़े ब्रिलियंट तरीके से चलता है। तो हम्म। आई गेस वो है कि मतलब पर्सन टू पर्सन एक तो ये वेरी करता है कि विच एवर सूट्स यू हम्म। कंटेंट वाइज। बिकॉज मैं इंटर और ओ लेवल्स के अब दोनों ही, मतलब क्योंकि मैं फिजिक्स अब पढ़ाता भी हूँ, हम्म। तो आई एम क्रिएटिंग कंटेंट फॉर बोथ ऑफ देम। तो कंटेंट वाइज तो मेरा ख्याल है ज्यादा स्ट्रांग जो है वो मैट्रिक और इंटर का बोर्ड है। सही। कि उसमें जो कोर्स कवरेज वगैरह है वो काफी इंटेंस है, एज फार एज हम्म। साइंसेज आर हम्म। कंसर्न। ये मेजर डिफरेंस मैं ये कहूँगा। और फिर एक मजे की बात ये भी है कि जब हम एप्टीट्यूड टेस्ट की तरफ देखते हैं, जैसे आईबी हो गया, एनईटी हो गया, नस्ट हो गया, कहीं के भी, तो दोनों को इक्वली अपॉर्चुनिटी दी जाती है, सेम पेपर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि यही है। इंटर बोर्ड वाले को कहा जाए कि भाई तुम्हारे लिए पेपर अलग है लेवल से। इसका मतलब कोर्स में कोई कमी नहीं है, वहां पे कोई लैक नहीं कर रहा हमारा बोर्ड। लेकिन बस वो नहीं ये है नहीं कि नहीं। एग्जामिनेशन सिस्टम में शायद ऐसा है कि रिपीटेटिव एक वो है कि भाई ये साल ये आया है तो अब अगले साल ये आएगा, या एक कह सकते हैं अज्यूम्ड एग्जाम्ड है कि यूं आ सकता है, यूं आ सकता है, इस तरह नंबर लिए जा सकते हैं, जो कि शायद आगा खान बोर्ड और ओ लेवल्स में एक बिल्कुल सरप्राइज मिलता है आपको। आपको कुछ भी नहीं पता होता कि क्या आ सकता है। आई थिंक ये यार आपको फर्क है शायद। हाँ यही है, लेकिन कंटेंट वाइज जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना, आई थिंक मैट्रिक और इंटर वाले लोग जो ज्यादा बेहतर तरीके से इस तरह इक्विप्ड होते हैं। मैं आपको टेक्निकली बताता हूँ, बिकॉज आई टीच बोथ साइड्स ना। फिजिक्स है जिस तरह, उसमें हम्म। ओ लेवल और ए लेवल्स में से कैलकुलस सारी की सारी उन्होंने हटा दी। अब चक्कर ये होता है कि जब ऐसा होता है एंड यू गो टुवर्ड्स एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, तो हम्म। इंजीनियरिंग में तो कैलकुलस अगर आपको नहीं आती, यू कैंट सर्वाइव। एंड क्वाइट फ्रैंकली फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की खूबसूरती आपको कैलकुलस के बगैर नहीं समझ में ही नहीं आ सकती, राइट। नहीं। एंड वेर एज मैट्रिक और इंटर की अगर आप बात करें, तो उसमें कैलकुलस में बहुत ज्यादा फोकस होता है। हम्म। तो मतलब फिजिक्स की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, वेराज अगर मैथ की इटसेल्फ आप बात करें, तो मेरा ख्याल है कि जो ओ ए लेवल्स का है वो थोड़ा सा ज्यादा इंटुइटिव लेवल पे जा रहा होता है। तो उसमें जो कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बिल्कुल ही एक अलग लेवल पे जा रही होती है। तो आई थिंक ये जो वही है कि पाकिस्तान में अगर आपको पढ़ना है, तो उसके लिए तो बेहतर यही है कि मैट्रिक और इंटर जो है वो वही एक साल भी किया बच जाए, बिकॉज जाएगा। हम्म। हाँ साल बचने वाली भी चीज है। आई डोंट पर्टिकुलरली बिलीव इन इट, बिकॉज हम्म। मेरी अम्मा को ये बड़ा रहता था कि अरे भाई टाइम जाया हो रहा है, टाइम जाया हो रहा है, 2 साल पीछे हो गए। तो एक तो ये होता था कि भाई आपने ही डाला है, मैं खुद तो नहीं कर रही, राइट। एंड दूसरा ये कि टाइम जाया जो है ना, देयर इज नो सच थिंग एज टाइम जाया होना। उतना ही टाइम हम्म। है आपके पास जितना मेरे पास है, राइट। हम्म। एंड वो जो फेसबुक पे मोटिवेशनल पोस्ट आ रही होती है कि भाई हम्म। देयर देयर माइट बी पीपल जो जिस तरह
प्रेसिडेंट ओबामा और ट्रम्प की या बाइडेन वगैरह की बात की हम्म। जाती है कि एक आदमी है हम्म। जो 40-50 साल की एज पे प्रेसिडेंट बन जाता है, एक बंदा है जो 70-75 साल की एज में जाकर बन रहा है। तो मतलब लाइक ये ऐसा है कि कोई क्राइटेरिया पर्टिकुलरली नहीं है कि इस एज तक ही आपको वहां पहुंचना है। हम्म। मैं 2 साल पीछे हो के भी जो मैंने मतलब आई थिंक जो मेरी पर्सनैलिटी में जो एडवांसमेंट्स आई हैं, द अपॉर्चुनिटीज दैट आई वाज प्रेजेंटेड, द चैलेंजेस दैट आई वाज प्रेजेंटेड एंड द वे आई लर्न टू डील विद दोस चैलेंजेस, तो मेरे ख्याल से तो वो 2 साल जाया नहीं हुए, 2 साल एक्चुअली ऐड हो गए मेरी तो पूरी चीज। मे भी तो शायद ओ लेवल से ए लेवल स्कूल की ग्रूमिंग का स्टाइल भी अलग होता है। अलग है शायद उसका उसका भी एक वो एडेड एडवांटेज मिलता हो शायद आपको। यार वो। हबीब में को करिकुलर एक्टिविटीज तो है, लेकिन शायद वो ग्रूमिंग ना मिले जो आपको शायद फला 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 स्कूल्स में मिल सकती है, मे बी। नहीं, नॉट पर्टिकुलरली, आई आई थिंक मैं पर्टिकुलरली अगर ये कॉमेडी वगैरह के हवाले से स्टेज वाली बात मैं अगर करूं तो मेरा हम्म। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन हबीब पब्लिक का, नॉट एनी हम्म। अदर अदर स्कूल और एनी अदर इंस्टीट्यूशन फॉर दैट मैटर, हम्म। हम्म। राइट। लेकिन वो ये है कि जो ग्रूमिंग वगैरह वाली जो बात है, अगेन आई थिंक वो दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड द सिचुएशन दैट यू इन। मैं हम्म। उसका क्रेडिट ज्यादा अपने पेरेंट्स को दूंगा रादर देन गिविंग क्रेडिट टू एनी इंस्टीट्यूशन, बिकॉज इंस्टीट्यूशन के अपने बहुत सारी चीजें जो मेरे अंदर ऐड हुई हैं, लेकिन हम्म। प्राइमरीली वो माहौल देना जो है ना वो आदमी को घर से मिलता सही। है। आपको आपको सिखाया जा सकता है मिसाल के तौर पे कि आपको सूट पहन के इंटरव्यू में जाना है, लेकिन आप सूट हम्म। पहन के जाते हैं, एक बटन खुला होता है, टेढ़ी टाई है, हम्म। मतलब जो सारा सारा लुक लुक मर गया आपका, सही। राइट। वेर एज हबीब पब्लिक की अगर आप बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो हबीब पब्लिक में हम्म। इस चीज में बड़ा फोकस होता था कि नहीं भाई, लाइक यू हैव टू, जो आपकी पर्सनैलिटी है, द वे यू आर हम्म। कैरिंग योर सेल्फ, दैट हम्म। मैटर्स अ लॉट, राइट। तो अब ये सारी चीजें हबीब पब्लिक में होती थी जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से नहीं मिली। वेर एज जो माइंड शार्पनिंग वाली चीज है, आई थिंक जो दूसरे इंस्टीट्यूशन से मिली वो शायद हबीब पब्लिक में इतनी नहीं थी, नॉट हम्म। सेइंग कि नॉन एग्जिस्टेंट थी। तो आई हम्म। डोंट थिंक दैट लाइक इट कैन बी लेबल्ड के पर्टिकुलरली किसी सिस्टम की वजह से या किसी इंस्टीट्यूशन की वजह से। आई हम्म। थिंक पूरा मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें, एक दो नहीं। सही सही। अच्छा, आपका एक सिलसिला तदरीसी अमल से भी रहा है, आप एजुकेशन में रहे हैं। और जो है अभी आप भी बता रहे थे, हमने एक बड़ा नया इनिशिएटिव देखा आपकी तरफ से, भिन्न फिजिक्स के नाम से एक आप सिलसिला रखते हैं। तो ये बिन आइडिया, फिजिक्स, हाँ, ये कैसे एस आया? यू। और ये क्या है? इसको थोड़ा बताएं, क्या है इसमें, क्या करते हैं आप? यार बेसिकली आई हैड दिस आइडिया फॉर अ व्हाइल। हम्म। मैं क्योंकि कॉमेडी वगैरह भी करता हूँ और एक्टिंग का भी, और एक्टिंग में भी पर्टिकुलरली कैरेक्टर वर्क जो है ना, कि जितना टेढ़ा कैरेक्टर होता है उतना अच्छा मैं उसको परफॉर्म कर लेता हूँ। तो हम्म। ये मतलब एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट भी है, तो मतलब अल्लाह मियां का करम है मेरे ऊपर। एंड उसके अलावा जो है ये भी एक चीज है कि आई बिकॉज आई बिन इन थिएटर एंड आई, जिस टाइप के एक्सपीरियंसेस मेरे थिएटर में रहे तो वो चीज और ज्यादा एनहांस हुई है। तो बस ये है कि मतलब वो कैरेक्टर एक दिमाग में बिल्ड हो रहा है। एंड फिजिक्स जो मैं पढ़ाता हूँ, बात ये कि जो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में मैं पढ़ाता हूँ, मुझसे 10 गुना बेहतर टीचर्स मौजूद है। आई डोंट क्लेम टू बी वन ऑफ द बेस्ट और एनीथिंग, सही। पोटेंशियल है श्योर, व्हाई नॉट, बट ये है कि मुझसे ज्यादा बेहतर लोग होंगे। बट होता ये है कि व्हेन इट कम्स टू डिजिटल प्रेजेंस या कैमरे के सामने परफॉर्म हम्म। करना, तो वो एक एक्सपीरियंस है जो आई थिंक टीचर्स में जितना एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो शायद इतना किसी और को ना मिला। सो अब होता यह है कि जब आप डिजिटल पे लेके आते हैं ना, तो हर किसी का जाहिर है जो अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होता है वो उसके हिसाब से लेके आ रहे होते हैं। सो व्हाट पीपल ट्राई टू डू इज कि जो क्लासरूम है ना, क्लासरूम को उठा के वो समझते हैं कि वीडियो पे अगर डाल दिया जाए तो इस तरीके से चलेगा, एंड ऑफ कोर्स इट डजंट वर्क, राइट। गलत वो भी नहीं है, बिकॉज जिस चीज का उनको एक्सपीरियंस है वो चीज वो डाल कर रहे रहे हैं, राइट। हैं। एंड लेकिन ये है कि इट रिक्वायर्स अ वेरी वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंकिंग। ये और दूसरा ये कि जो एग्जाम्स वगैरह की, सिस्टम्स वगैरह की जितनी भी चीजों की हमने बात की, आई कंप्लीटली डिसएग्री विद ऑल ऑफ इट। एग्जाम्स हम्म। जिस तरीके से हमारे होते हैं, मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। ये आई थिंक इट डज अ ग्रेट डिससर्विस टू एजुकेशन। एग्जामिनेशन इज रूइनिंग एजुकेशन। तो अब ये है कि मैं जब ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें ये था कि भाई कॉमेडी भी है, एक्टिंग भी है, ये सारी चीजें तो सब कुछ मिला के कुछ अगर बनाया जा सकता है। तो आई हम्म। मतलब रैंडमली आई हैड लॉस्ट ऑल जॉब्स बेसिकली, टीचिंग वगैरह भी हम्म। मैंने प्रीटी मच क्विट कर दी थी। तो बस हम्म। एक पॉइंट आया था जिसपे आई जस्ट रैंडमली सेट अप अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई जस्ट हम्म। स्टार्ट स्पीकिंग दैट। और वो बनाया भी इस तरह था कि मुझे एडिटिंग सीखनी थी, तो उस वीडियो के ऊपर मैं अपना हाथ साफ कर रहा था, बट वो हाथ साफ करने में इतनी अच्छी चीज बन गई, दैट्स द फर्स्ट वीडियो दैट आई अपलोडेड ऑन माय चैनल। हम्म। तो अब ये है कि मतलब उसमें फिर जो उसका पूरा पॉइंट होता है भिन्न फिजिक का, फिजिक हम्म। है बाय द वे, फिजिक्स नहीं है उसी वीडियो में, उसकी अगली वीडियो में बताया भी।
कि भाई ओके। सब्जेक्ट एक है, पढ़ने वाला एक है, पढ़ाने वाला एक है, तो वाई इज इट हम्म। फिजिक्स, फिजिक्स होना ओके। चाहिए। तो तो वो भिन्न फिजिक्स फिर वहां से स्टार्ट हुआ, जो बेसिकली मतलब आई आई कॉल इट मोर एड्यूटेनमेंट। कि मेरा पॉइंट ये होता है कि मेरी वीडियो में जो है वो पीपल वॉच इट फॉर द एंटरटेनमेंट, राइट, एंड उसमें से मतलब कुछ चीजें वो सीख के चले जाते हैं। एंड अगर ऐसा हो रहा है कि लोग सीख रहे हैं चीजें, तो मतलब माय वर्क इज डन, राइट। तो आई हैव पीपल जो मतलब अभी भी लिटरली मतलब मेरे क्लोजेस्ट दोस्त भी यही कह रहे होते हैं कि यार जिंदगी भर हमने साइंसेज नहीं पढ़े, बिकॉज वी ऑलवेज थॉट साइंसेज टू बी बोरिंग एंड ड्राई। कैसे हम्म। हो सकता है, ये मुझे नहीं समझ में आती बात। हम्म। लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि भाई आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज वी विश दैट वी कुड डू इट ऑल ओवर अगेन, एंड हाँ। दैट जब हम वीडियो देखते हैं तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो मतलब लाइक आई गेस इट्स डूइंग इट्स जॉब बेसिकली। सही। अच्छा, एक बात जो हमारे मिसाल के तौर पे मौलवी हजरात कहते हैं कि भी बैंकिंग का निज़ाम सूद है और हराम है और वो सब कहते हैं, तो आपने भी इसी तरह, अच्छा जब हम उनसे पूछते हैं भाई सॉल्यूशन क्या है, आप कोई दूसरा निज़ाम ला के दें, तो फिर वो एक निज़ाम बताते हैं अपना। तो आपने अभी कहा कि एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही, यानी आप उससे एग्री नहीं कर रहे, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन, यानी उसके आपके पास कोई ऐसा दूसरा सब्स्टिट्यूट हल है कि भाई एग्जामिनेशन इस तरह होनी चाहिए, या इवेल्युएशन क्राइटेरिया ये होना चाहिए? यार बिल्कुल है, बहुत सारे आइडियाज है। देखिए सबसे पहले तो ये समझे कि मैं भी इमरान खान मूड में, सबसे पहले देखिए मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए है ये कि इसमें बड़ा एक डिस्कोर्स है जो टीचर्स और टीचर ट्रेडर्स वगैरह के दरमियान चलता रहता है। कि बात ये है कि जो एग्जामिनेशन है ना, एग्जामिनेशन एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है। एग्जामिनेशन एजुकेशन के लिए नहीं है। एग्जामिनेशन इसलिए है कि आपका लेट्स से कि ग्रेड 5 में आपका एग्जाम होता है, उस एग्जाम की बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि आप आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, या पीछे रह जाएंगे, राइट। अब चक्कर ये है कि ओवर द इयर्स, ओवर डेकेड्स, ये देखने में आया कि जो रिटेंशन वाली बात है ना, कि बच्चे को जब पीछे कर दिया जाए, जिस तरह आपने भी ये आपको मैंने बताया भाई 2 साल जो है वो जाया हो गए, हम्म। कि वो यही है कि अगर फेल हो के मैं पीछे हो रहा हूँ, तो वो ऑफ कोर्स जाया होता है, बिकॉज इट मेक्स मी फील गिल्टी, इट मेक्स मी फील लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग, व्हेन इन फैक्ट बात यह है कि हर शख्स एक अलग लाइफस्टाइल से आ रहा है, एक अलग माहौल से आ रहा है, सारी चीजें उसके लिए अलग हैं, हर शख्स की लर्निंग एबिलिटी बिल्कुल अलग है। लेकिन आप हम्म। उसको एक ही लाठी से हाँक रहे हैं, तो बात यह है कि भाई ये है कि सम पीपल आर डेफिनेटली गोइंग टू फेल। और अगर फेल हो रहे हैं तो एजुकेशन का पर्पस फेल करना तो नहीं है, एजुकेशन का पर्पस तो सिखाना है, दैट्स व्हाट एजुकेशन मींस, राइट। हम्म। तो उस कॉन्सेप्चुअली एग्जाम के खिलाफ मैं इसलिए ना, जो उसके ऑल्टरनेटिव की बात है उसमें ये आता है कि एग्जामिनेशन का जो सिस्टम पर्टिकुलरली डेवलप हुआ है, या जो मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम जो है, ये सारे का सारा डेवलप हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड, जहां पे बेसिकली मैस मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो बाकायदा सेटअप हुई, राइट। तो इट वाज नेसेसरी टू ट्रेन पीपल कि किसी असेंबली लाइन पे खड़े होकर बस एक माइंडलेस टास्क करते रहना है बस, कि अगर किसी को रॉड इस तरीके से घुमानी है तो बस वो एक रॉड घुमाई आगे दी, दूसरी आएगी, घुमाई आगे दी। समझ तो गया, सही। इनहेरेंटली जो सिस्टम है, सिस्टम आपको प्रिपेयर कर रहा है कि अपना दिमाग बंद करके जो कहा जा रहा है वो करो, राइट। विच वॉज समथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड एट अ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि उसका मेरिट नहीं है या उसके कोई फायदे नहीं है या कोई एसेंशियली बुरी चीज है। लेकिन हम्म। बात यह है कि अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, अब उस दुनिया में जो मैस मैन्युफैक्चरिंग वो सारी की सारी रोबोट्स कर रहे हैं, इंसान नहीं कर रहा, राइट। सो ये है कि मशीन्स हैव टेकन ओवर। तो अब अगर इंसान को आप वही स्किल सिखाए जा रहे हैं, उसी स्किल पे आप टेस्ट करते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इंसान डिस्करेज ही होगा ना, इंसान कैसे आगे बढ़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई देयर नीड्स टू बी अ चेंज। हम लोग जिस तरह हम लोगों ने जब एग्जाम्स दिए, इवन हमारे टाइम तक आवर पेरेंट्स आवर टीचर्स वुड से कि यार वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, मेंटल मैथ आपकी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज याद होनी चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि हर वक्त आपके पास कैलकुलेटर तो नहीं होगा। व्हेन इन फैक्ट अब आपके पास ये जो फोन होता है, मतलब इसमें लिटरली मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट कैलकुलेटर्स आर अवेलेबल ओवर हियर, हम्म। राइट। रट्टा जो है, रट्टे की जरूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि इन्फॉर्मेशन के लिए ऐसा है कि भाई आपको इन्फॉर्मेशन इंसाइक्लोपीडिया में फॉर एग्जाम्पल, हम्म। राइट। तो अब आपको रिसर्च अगर करनी होगी या कोई चीज अगर सीखनी होगी, तो यूल गो लुक फॉर अ बुक, यूल फाइंड दैट बुक, उसका पेज आप ढूंढेंगे, पढ़ेंगे पूरी चीज, फिल्टर आउट करेंगे इन्फॉर्मेशन, दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, राइट। जिसकी वजह से आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। व्हेन इन फैक्ट यही अगेन दिस फोन गिव्स यू एक्सेस टू मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स ऑफ डेटा। तो अब जो रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन आप याद कितनी कर सकते हैं, रिट्रीव कितनी अच्छी कर सकते हैं।
अब आपका टेस्ट होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट कैसे की जाए, राइट? सो मोस्ट टीचर्स फॉर एग्जांपल से कि यार हमारी क्लास में बच्चे जो है वो फोन इस्तेमाल कर रहे हो तो एंड वी डोंट लाइक दैट। मैं अपनी क्लास में बोलता हूँ कि भाई फोन आपको हाथ में रखना है बिकॉज आई एम गोइंग टू बी आस्किंग यू क्वेश्चंस। एंड अब आपके पास ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि सर मेरे पास जवाब नहीं है, आई एम नॉट इवन लुकिंग फॉर द राइट आंसर, राइट? आप व्हाट आई वांट इज कि मैंने जो आपसे पूछा है आप गूगल करें, सर्च करें एंड लुक फॉर दैट आंसर एंड गिव मी दैट आंसर। फिर मैं आपको बताऊं कि यार ये सही है या गलत है, राइट? सो अब जो टेस्टिंग होनी चाहिए वो टेस्टिंग इस चीज की होनी चाहिए कि जो मॉडर्न आपकी स्किल्स हैं, राइट? सो द एग्जामिनेशन का सिस्टम कैन नॉट बी द सेम एज पूरी दुनिया में सारी इंडस्ट्रीज जो है वो आगे बढ़ गई हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है, राइट? दुनिया को छोड़ के जाने की और जाके कहीं और बसाने की बातें हो रही है लिटरली। लेकिन एग्जामिनेशन का सिस्टम ग्लोबली, नॉट जस्ट पाकिस्तान, ग्लोबली उसी तरीके से चले जा रहे हैं जिस तरह वो 1945 में था। तो ये चीज है कि मतलब दिस इज व्हाई इट नीड्स टू चेंज। नहीं तो आईबीए के अंदर अगर जैसे एमबीए होता है या मास्टर्स होता है तो उसके अंदर अभी भी एग्जाम लिए जाते हैं? बिल्कुल लिए जाते हैं, ऑफ कोर्स लिए जाते अच्छा, नहीं हैं। यहाँ पे एक चीज इस तरह जहाँ मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ यहाँ पे एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं, अब असाइनमेंट्स होते हैं एंड में। सी ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब नहीं रहा। रिफ्लेक्टिव स्टडीज होती है, फॉर एग्जांपल अभी एक कोर्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, कि मैंने एज जी एन जी इलेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लिया है, तो उसमें यू हैव टू राइट अ 4000 वर्ड रिफ्लेक्टिव ऐसे कि आप वेयर डिड यू स्टार्टेड, व्हाई डिड यू कम टू यूके मिसाल के तौर पे, फिर आपने क्यों पढ़ा क्या सीखा, पूरे 10 महीने की इवैल्यूएशन लिखो और उसके ऊपर आपको फाइनल ग्रेड मिलेगा। सो बिल्कुल। यानी नहीं, एंड आई सिंस यू हैव सीन दिस कि एग्जामिनेशन के सिस्टम से भी आप गुजरे और अब इस सिस्टम से गुजर रहे हैं, मतलब आप मुझे बताएं अब कि मतलब बिकॉज यू आर प्रोबब्ली द फर्स्ट पर्सन जिससे मेरी डायरेक्टली ये बात हो रही है कि नहीं होते एग्जाम्स एंड दिस इज लिटरली हाउ इट शुड बी। सो डू यू फाइंड दैट टू बी इफेक्टिव और दिस? मैं ये कहूंगा कि एक एज तक शायद वो इफेक्टिव है। यानी कि ओके। अगर आप क्लास मैट्रिक में उसको बोलोगे रिफ्लेक्टिव स्टडीज करना स्टार्ट कर दो और रिफ्लेक्शन लिखो और ये करो, तो शायद वो वर्क नहीं करेगा। बट एक एज तक कुछ चीजें हमें सेट ऑफ रूल्स याद करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमने न्यूटन के लॉज याद करके रखे या उसको समझ समझ के याद किए, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आप बस वो रट्टा मार लें, हाँ आप हाँ। समझ के याद करें तो शायद वो लॉन्गर रन में आपको कहीं ना कहीं फायदा देंगे। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी चीजें होंगी, मैथ की बहुत सारी चीजें होंगी, बायो में शायद होती हो, उर्दू इंग्लिश के कुछ शेर याद होने चाहिए, भाई मौके पे शेर दे दिया फौरन। तो ये बिल्कुल। चीज, हाँ, तो मैं इसके तो अगेंस्ट नहीं हूँ कि जो है वो कुछ भी याद ही ना करे इंसान जिंदगी भर। नहीं, लेकिन अगेंस्ट तो मैं भी हाँ। नहीं हूँ उसके, लेकिन ये है कि मतलब लाइक एट दैट लेवल ना, एट दैट लेवल माय पॉइंट इज कि एट दैट लेवल फिर जो असेसमेंट है ना वो असेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रिफ्लेक्टिव ऐसे आप 8 साल के बच्चे से तो नहीं कहेंगे क्या उससे रिफ्लेक्टिव ऐसे, रिफ्लेक्शन लिखेंगे? हाँ। मकसद ही फौत हो जाएगा। बट देन अगेन मतलब फिर ये है कि द इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग द रिटेंशन एबिलिटी, हम्म। बात यही है ना कि मतलब लाइक वो इंफॉर्मेशन को सही फिल्टर आउट करना फॉर एग्जांपल, या उस हम्म। एज पे एक डिफरेंट तरीके से असेस किस तरीके से किया जा सकता है, राइट? हम्म। दैट शुड बी देयर नाउ। अब किस तरीके से होगा एग्जैक्टली exactly, हर लेवल के लिए तो मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। बट देन हम्म। अगेन इफ एन एग्जामिनेशन, एक्सक्यूज मी, इफ द एग्जामिनेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट, हम्म। राइट? तो जरूरी ये है कि टीचर्स, टीचर ट्रेनर्स, एग्जाम कंडक्टर्स, इन्विजिलेटर्स वगैरह ये पूरे साथ बैठ के दिस दिस चेक दिस कि अगर हम ग्रेड 5 तक लेके आ रहे हैं किसी बच्चे को तो ग्रेड 5 तक बच्चे के पास ये स्किल्स होनी चाहिए, राइट? विच मीन्स कि ग्रेड 4 में क्या क्या चीजें असेस होंगी, दैट हम्म। शुड चेंज, राइट? इस सिमिलरली ग्रेड 4 में क्या चीजें आनी चाहिए, ग्रेड 3 की असेसमेंट उस तरीके से चेंज। यही चीज आप आगे ले जाके अगर लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका है यूनिवर्सिटी लेवल पे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपके रिफ्लेक्टिव ऐसे में से रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि भाई इनको आती नहीं है सही चीजें या नहीं, हम्म। राइट? ओनली देन वुड यू क्वालिफाई टू बेसिकली मूव अहेड, हम्म। राइट? या ये कि अगर रिपीट करना तो रिपीट करने, अब मिसाल के तौर पे जो जो बच्चों को फेल कर दिया जाता है वो फेल हम्म। होने से क्या मिलता है कि 1 साल तक उसको दोबारा वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो पिछले साल तक उसको नहीं पढ़नी थी। तो आपको लगता है कि आपके फेल करने से या रिपीट कराने से वो कोई मैजिक दिखाएगा या कोई अपनी हम्म। हरकतें या आदतें अपनी चेंज कर लेगा या हाँ, लाइफ उसकी बदल जाएगी, आई यू थिंक नो? फेल की जगह एक रीचांस मिलने यानी रीटेक का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, कि जैसे फॉर बिल्कुल है। एग्जाम्पल, हाँ, तो वो बहुत जल्दी दे देना चाहिए रादर देन कि आप उसका पूरा साल जाया कर दो। सो जो सप्ली का कॉन्सेप्ट आई थिंक है, लेकिन शायद उसमें साल जाया होता है या आई थिंक वो कंटिन्यू कर आई सकता है।
आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, हाँ तो सप्ली क्योंकि का जो एग्जाम मैंने मैट्रिक इंटर के नहीं दिए, तो इस वजह से मुझे हाँ नहीं तो पता। मैट्रिक में शायद ये कॉन्सेप्ट है कि आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री में फेल हो गए, सो यू कैन स्टिल डू योर सेकेंड ईयर और फिर आप एक सप्ली का एग्जाम भी दे दोगे साथ में। हाँ, आई गेस इस तरीके से है। हाँ कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, मगर ये है कि हाँ यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मैं इस बात के वो हूँ कि बैचलर्स के बाद तो बिलखुसूस आपको यानी एग्जाम्स लेने का बनता नहीं है। यानी कि अगर आप हाँ छोटे मोटे कोई क्विज ले लिया कभी 5-10 वेटेज का, तो समझ आता है कि आप रेगुलर क्विजेज Yeah. लेते रहो। यानी हमारे हर क्लास के अंदर एक वेबसाइट है मेंटी मीटर के नाम से, menti.com के नाम से। सो व्हाट हैपेंस कि menti.com पे टीचर अपने क्वेश्चंस लिख देता है एंड उसके अंदर उसके आंसर्स यानी डाल देता है। एंड नाउ सारे बच्चों को बोलते हैं अपने मोबाइल्स एंड लैपटॉप्स खोल लो, ठीक है, अब सब Yeah. बैठते हैं। सो नाउ एवरीवन इज ट्राइंग टू सॉल्व दैट। उसमें आप अपना कोई निक नेम रख सकते हो। सो अगर मैं रजा का रख दूंगा रैस फॉर एग्जाम्पल, या कोई रख देगा बटरफ्लाई, कोई रख देगा कुछ भी। सो अब वो क्या होता है, हर सवाल के बाद लीडर बोर्ड चेंज हो रहा है, वो आगे निकल गया, वो आगे पीछे निकल गया, इन द एंड ऑफ दी वो जो फर्स्ट आता है तो निकल गया भाई इसने सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर दिया, और वो सब That's लाइव हो रहा होता है। interesting. एंड इट्स कम्प्लीटली फ्री यानी सॉफ्टवेयर है पाकिस्तान में भी। यहाँ पे तो मैंने देखा है तकरीबन हर टीचर ही वो शुरू के 5-10 मिनट ये करा रहा होता है मस्ती कि भाई लास्ट इसमें जो पढ़ा था चलें ये सवाल आते हैं, तो इसमें रैंडम लगाएं आप जो आपको वो है। लेकिन वो रैंडम लगाने के चक्कर में भी होता है ना एक पेयर प्रेशर के, नहीं यार उससे ज्यादा मैं ले आऊं, मैं चलो टॉप 10 में तो आऊं, बिल्कुल है, हाँ। 100 बच्चा बैठा हुआ है, कम से कम कुछ तो मेरी वो हो। तो उसमें वो बंदा पिछले वाली क्लास को याद कर लेता है और फिर आगे 50 मिनट्स जो है वो उसका पाकिस्तान में तो ये नहीं है ना, बिल्कुल। पर मैं आई आई बिलीव कि एजुकेशन जो बहुत एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए। लाइक मैंने अपना एमबीए जो किया, उसमें माय जो मेरे रिसर्च प्रोजेक्ट जो मेरा होना था, उसको मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट भी किया। जब मैंने एमबीए स्टार्ट किया था, तो ऑलरेडी लॉल वाले को तकरीबन 5 साल हो चुके थे चलते हुए। तो अब ये है कि मतलब एक मेरे बिजनेस इन द रनिंग है, और उस पे उसको मैंने कभी एज अ बिजनेस नहीं चलाया। इट्स ऑलवेज बिन लाइक देयर इज अ ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, हमें जो पैसा मिलता है हम आधा आधा बांट लेते हैं, सब बराबर बांट लेते हैं। एंड उसको थोड़ा सा एडवांस करके हमने ये किया कि अच्छा भाई ठीक है, उसमें से एक शेयर लॉल वाले का भी होना चाहिए, ताकि हमारी मतलब वो किडी वाला जो हिसाब किताब है वो थोड़े से पैसे हों। राइट, तो इस तरीके से एडहॉक तरीके से चल रही चीजें। सो जब एमबीए स्टार्ट हुआ था, तो उसमें जो जो कोर्स मैंने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स अगर मैंने पढ़ा है, उसमें डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये सब अगर चीजें पढ़ने, तो उसको मैंने लॉल वाले पे बेसिकली अप्लाई किया था। उसी में इंजीनियरिंग इसी इकोनॉमिक्स में, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में एक टीचर थे। टीचर तो खैर अजीब से थे, लेकिन उन्होंने एक जो सेटअप कराया था पूरी क्लास का, उन्होंने सबको कहा था कि यू गाइस डू अ प्रोजेक्ट। राइट, और वो प्रोजेक्ट पिक करके उन्होंने तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से कराया था, बट वो इतना एक्सटेंसिवली कराते थे कि उन्होंने फिर सबको एडवाइस किया था कि ये प्रोजेक्ट जो है ना, यू टेक दिस प्रोजेक्ट अहेड विद एवरी कोर्स। हर कोर्स में जो आप सीख रहे हैं चीज, वो सारी की सारी आप इसके ऊपर लगाते रहें, एंड दिस वे यू विल लर्न मोर। और उससे वाकई बहुत ज्यादा लर्निंग हुई। लेकिन इन दी एंड हुआ क्या कि जब प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, तो खैर वो बुढ़े बाबे बिठाई में जो पैनल में, उनको समझ में नहीं आया। और क्योंकि उनको समझ में नहीं आई, अच्छा एक तो ये पढ़ी नहीं रिपोर्ट, और पढ़ी भी नहीं, समझ में भी नहीं आई, तो फिर क्या ही उस पर फीडबैक होगा। तो अब वो खैर मोर ऑन दैट सम अदर टाइम मेबी। चलिए अब हम इसको रैप अप की तरफ लेके जाते हैं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहा। एक मैंने आपके यानी मैं आपके एक पुराने इंटरव्यू को देख रहा था, उसमें आपने रोल ऑफ शहीद उस्ताद सिद्दीक जाफर अपनी लाइफ में जी। डिस्कस किया था। मैं बिल्कुल पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ कि पहली मुलाकात उनसे कब हुई थी, या आपका कोई फैमिली टर्म्स थे, या एक ऐसी नॉर्मल ले मैन की तरह मुलाकात हुई और फिर उसके बाद जो है उनसे जो है आपका सिलसिला रहा। यार बेसिकली जो मेरा पहला इंट्रोडक्शन जो हुआ था सोचखानी से पर्टिकुलरली, हम्म, तो मेरा कजन है अली, और उनके अब्बा जो हैं मेरे चचा जो लगते हैं, हम्म, जानी भाई के नाम से मशहूर है, हो सकता है आपने नाम भी सुना। हम्म, काफी फेमस आदमी। तो वो हमेशा से मजलिस में पढ़ता है। मैं आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग, मतलब सलाम पढ़ रहे हैं, सोच पढ़ रहे हैं, ये सब। हम्म, तो उसने एक्चुअली मुझे इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ये देखो, ये सिद्दीक जाफर साहब हैं, इनकी ये मरसी है, और ये सारी चीजें। अब वो सुना तो म्यूजिकल इंक्लिनेशन भी थी, और क्लासिकल की तरफ ज्यादा मेरा हम्म, मुझे पसंद आता था, तो वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और फिर 1-2 साल बाद जो है, दिस वाज 2004 आई थिंक, तो वो जो जो मेरे चचा हैं, वो इनके उस्ताद के साथ, पता नहीं, मेरे ख्याल क्लासमेट रहे थे, बाहर दोस्ती थी इन लोगों की। तो उस्ताद से मिलना बड़ा मुश्किल काम काम होता था। हम्म, कुछ चलते फिरते अगर आपको मिल गए, क्योंकि वो बहुत मसरूफ आदमी थे।
तो ये था कि वो किसी एक महफिल में मुलाकात हुई थी, वहां पे इंट्रोड्यूस कराया। तो इंट्रोडक्शन हुआ था, उस्ताद ने मुझे ये कहा कि हर मंगल को उनकी क्लास हुआ करती थी सोस्तानी की, तो उसमें मुझे कहा कि आप आए। तो जब मैं उनकी क्लास में गया, अब अच्छा उस टाइम तक मैं यूजुअली जो लोग उनके पास जाया करते थे वो कोई नौहा, कोई सलाम वगैरह, कोई मतलब जो रीसेंट चीज होगी वो सुनाया करते थे। मैंने एक सोज सुना था जो आई थिंक 2004 के अशरे में था, अकरबा कट गए जब शाह के बारी बारी। तो और मैं नकलें उतारने का बड़ा शौक है मुझे, तो मैं तो पूरी की पूरी जो मिमिक कॉम्पोजिशन होती है नोट नोट टू नोट मुझे याद हो जाती है। हम्म तो मैंने उनके सामने वो पढ़ा। जब मैं पढ़ रहा था तो वो काशिफ जैदी साहब साथ में उनके बैठे हुए थे, वो दोनों हम्म खुसर खुसर कर रहे हैं, कुछ मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं क्या ही बात करूँ, खैर तो मैंने सुनाया। तो जब वो खत्म किया तो उन्होंने पूछा कि ये आपने कहाँ सुना था। मैंने बताया कि आपका आईआरसी के अशरे में वो एक ये सोच था शाम गरीबा की रिकॉर्डिंग में, तो वहां से मैंने वो पढ़ा। तो कहने लगे अच्छा वो मैंने ना तजुर्बे के तौर पे मैंने किया था, और मुझे मतलब लग रहा था कि वो तजुर्बा जो फेल हो गया। ओके। ओ तो मैंने ये सोज वगैरह पढ़ना छोड़ दिया था, लेकिन आज आपने पढ़ा है तो ये सोज जो है वो मतलब कामयाब हो गया बेसिकली। उसके बाद फिर हम्म उन्होंने पूरा उसको मरसिया सुनाया था, क्योंकि सोज मरसिया का एक बंद होता है। तो हम्म, उन्होंने पूरा मरसिया फिर सुनाया था, और वो पूरा मरसिया उसने बस्ते में भी उन्होंने फिर छापा था। अच्छा और फिर ये है कि उस्ताद का तो ये हर किसी के लिए है, सिर्फ मतलब सिर्फ मेरे ऊपर नजर करम नहीं थी उनकी। लेकिन ये है कि वो हर किसी को ये कहते थे कि आप पढ़ाई पहले करें, सोच खानी तो आप कभी भी कर सकते हैं, पढ़ाई आप सिर्फ अभी कर हम्म सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करें। तो अजीब हम्म दिस वाज ओ लेवल्स जब मैं गया था। और अजीम बात उनकी यही थी कि मतलब किसी के पास आप जाते हैं तो वो यही बोलता है कि सब चीजें छोड़ के मेरे मेरे पास नौकर बन जाओ, मेरे गुलाम बन जाओ। हम्म लेकिन उस्ताद की सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका ये था कि भाई आप खुद अपने आदमी बनो। इवन जो हम्म जितने भी शागिर्द थे वो होता तो यही था, क्योंकि जाहिर है कि उनकी रिकॉर्डिंग सुन के हम लोग पढ़ा करते थे, तो जाहिर है उसमें फिर उनकी आवाज में पढ़ने की कोशिश होती थी। लेकिन वो हमेशा ये कहते थे कि अपनी आवाज ढूंढे, कोई कॉम्पोजिशन ये डिमेंस रहेगी लेकिन अपनी आवाज में पढ़े। तो खैर वो ये था कि वो ओ लेवल्स में था मैं उस वक्त, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि भाई आप पढ़ाई पे फोकस करें। तो उस टाइम पे मैं जाता था हर क्लास में तकरीबन। फिर ए लेवल्स का टाइम आया तो ज्यादा थोड़ा सा टफ हो गया, तो उसमें उन्होंने और मुझे कहा कि भाई आप पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करें। यूनिवर्सिटी में नस्ब में जब मेरा एडमिशन हुआ तो तब तो उन्होंने बड़ी सख्ती से मुझे कह दिया कि अब आप सिर्फ उस पर फोकस करें, अब आप क्लास में नहीं आएंगे। और टाइम भी नहीं निकलता था मेरे पास। अच्छा ये भी हुआ था, सबसे बड़ी बात जो उनकी मेरे मतलब मेरे लिए एक एजाज वाली बात है I'd say, कि मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एडमिशन हो, सॉरी वर्जीनिया टेक में मेरा एडमिशन हो गया ओके था बैक इन 2008। अब मेरे पास कोई वसाइल नहीं थे जाने के। तो उस्ताद को मैंने बताया था, उन्होंने बेचारे ने अंजुमन वजीफा सादात के वो सदर थे, उसकी कोई एनुअल जनरल मीटिंग थी जिसमें आउटसाइडर अलाउड नहीं होते, वो बेचारे अपने साथ लेके गए थे। एक एक शख्स से उन्होंने बात कराई कि भाई इस बच्चे को हमें पहुंचाना है किस तरीके से। वो फिर इट कुडंट वर्क आउट, लेकिन उस्ताद ने यहाँ तक कह एटलीस्ट दिया यू था कि ट्राइड आप नहीं नहीं, उन्होंने ये ट्राइड से भी ज्यादा उन्होंने कहा कि यार मसला ये है कि आप जब तक वहां पहुंच नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो सकता। तो आप बस पहुंच जाएं, और जब आप चले जाएंगे तो इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि कुछ ना कुछ सेटअप हो जाएगा। तो बहरहाल खैर मतलब हालात ऐसे थे, मैंने विड्रॉ कर लिया। आई गेस अगर ना करता तो एक बहुत ही अलग डायरेक्शन में लाइफ जाती राइट से। लेकिन ये है कि उस्ताद ने इतनी बड़ी चीज भी करना, वो बात ये है कि इट लेफ्ट ह्यूज इम्पैक्ट ऑन मी। एंड यूनिवर्सिटी के टाइम पे कभी जाहिर मुहर्रम के अशरे में तो मुलाकात होती थी, मैं उनसे माजरत करता था कि भाई मैं नहीं आ पाता। एक दो दफा तो डांट दी उन्होंने मुझे कि आप ये माजरत करते क्यों हैं? जब मैंने आपको मना किया तो माजरत क्यों करते? तो बड़े वजीब आदमी थे, बहुत जॉली आदमी थे, बड़े मजाक वजाक भी होते थे उनसे। मुझे जब भी मिलते थे कहते अरे क्या आप तो मुकम्मल सोचना है भाई। और ये बड़ा मतलब I don't know, मैं खुद तो कभी इस चीज पे यकीन नहीं किया अब जाके, लेकिन क्योंकि आई स्पेंट अच्छा। और 2013 में जब जिस दिन उनकी शहादत हुई थी तो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी। और मेरा ये था कि भाई मतलब अब ये पहली जॉब से कोई तनख्वाह है कुछ भी नहीं, 12,000 रुपए की तनख्वाह थी। लेकिन ये था कि भाई उस्ताद को मतलब एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन थोड़ा कोई शुक्रिया अदा करने के लिए कुछ उनके पास लेके जाया जाए। लेकिन वो 18 मार्च को उनकी शहादत की खबर आ गई थी। तो ये था कि दैट हैज लेफ्ट ह्यूज इम्पैक्ट। लेकिन ये है कि अगर ये सारी चीजें नहीं होती आए अपना रियाज वगैरह मैंने
करना शुरू किया, क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। जो सोसानी के अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो मेरा ख्याल है अगर ये सारी चीजें नहीं हुई होती तो मेरा ख्याल है मैं सोसानी तक महदूद होकर रह जाता। लेकिन हम्म यह है कि अब वो विजन इन चीजों में, वही दिल टूटने से ही आदमी सीखता है बेसिकली। हम्म तो अब ये है कि उसमें इतनी सारी चीजें अब सीख ली हैं कि ये भी अल्लाह करे कि कभी इतनी तौफीक हो कि जरा राग वगैरह बाकायदा अगर सीख लें तो हो सकता है कि दूसरे लोगों की शायरी जो है उसको थोड़ा सा मतलब नई 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 बंदिशें बनाई जाए, उस्ताद के काम को आगे लेके जाया जाए, उस्ताद के काम को थोड़ा पॉपुलराइज किया जाए। सिर्फ ये जो शियत जो शियों तक महदूद होकर रह गई है, मुझे थोड़ी हम्म। सी ये बात समझ में आती है कि शायद क्योंकि मेरे शिया दोस्त वगैरह भी बिल्कुल नहीं, ना होने के बराबर है। अच्छा, सही। वो मुझे थोड़ा सा ये फील होता है कि इस सारी चीज से अगर एक कोई इंडिकेशन है वो शायद ये है कि मे बी मेरा इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा शीयत से बढ़ के होना चाहिए। हम्म एंड अब उसमें कोशिश रहती है, अब ये मौला के हाथ में, अल्लाह मियाँ के हाथ में कहाँ तक पहुंचाता है, मेरे मेरे हाथ में नहीं। तो लेट्स सी इंशाल्लाह, कहाँ तक जाता इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और मुझे आपके अंदर थोड़ी सी वो आर्टिस्टिक झलक भी नजर आती है, बल्कि मुकम्मल तौर पे नजर आती है। एक है। आर्टिस्ट यही दिखता है। है आपके अंदर। हाँ, तो वो शायद वो पूरे आपकी जो जर्नी है उसकी वजह से ये सब सिलसिला बना होगा। बिल्कुल। कुमैल भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इट वाज एन ऑनर कि आपने टाइम नहीं निकाला। नहीं, और माय प्लेजर। आप जो है बस इसी तरह खिदमत करते रहें, लोगों को तालीम बांटते रहें और लोगों को हंसाते रहें। हंसाना खुद एक बहुत, मेरे हिसाब से तो भाई, यानी लिटरली कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बड़ा डाउन होता हूँ, मैं ताबिश का शो देख लेता हूँ, तो मुझे एक जो है ना वो ठीक हो जाता है बंदा एक दो घंटे के लिए, यार ठीक है, नहीं नहीं, लाइफ यहाँ यही ये है। है, ये अल्लाह तो मियाँ का ये करम है और हम्म, कोशिश करते हैं। बाकी अब मतलब जो ये ये, रिजल्ट है आ, वो ये आप उसका लोगों के उसके बारे में नहीं सोचते। ये आप लोगों का, यानी ये एक समझें एक बहुत अच्छा एहसान है कम्युनिटी के ऊपर कि आप लोगों को हंसा रहे हैं, आप लोगों को साथ में नहीं तालीम भी दे रहे हैं और नहीं प्यार मोहब्बत से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, नहीं रादर नहीं, देन ये के आप लोगों की एक प्यार मोहब्बत है कि आप लोग क्रिटिकल। इतना एजाज में कर देते हैं, वरना हम लोग तो रात में बैठे हुए फजूल फजूल बातें कर रहे होते, उसमें से कुछ निकल आता तो वो लोगों को सुना नहीं, देते। आप कमाल वरना आप आदमी लोगों की है। मोहब्बत है, आप लोगों की इज्जत अफजाई है। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर अल्लाह ताला टॉकिंग टू आपको यू एज वेल। और तरक्की अता फरमाए, कामयाबी अता आमीन। फरमाए। थैंक यू सो बस मच। इसी आपको नोट पे एंड करेंगे इंशाल्लाह। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी जी वस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम।